Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep, your physics teacher, and we are going to start BSc second year chapter Optics. Book name of book is Optics and chapter is Geometrical Optics. तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। आपका एवरी पेपर 45 मार्क्स का होएगा और प्रैक्टिकल 65 मार्क्स का होएगा, यानी कि 45 + 45 + 45 + 65 दैट इज़ 150। टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो उससे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, यानी प्रकाश की क्या है, जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, यानी कि लाइट स्टडी ऑफ लाइट करते हैं, वो हमारा क्या है, ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होती है फिजिकल ऑप्टिक्स। ये चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या हम ज़्यादातर रेज की बात करते हैं कि ये रे यहाँ से यहाँ आ रही है, ये किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से परावर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही है, ये सारी चीज़ें आती हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या है, हम बात करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो बनती कैसे है। आपको पता ही है लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमारा होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट यूनिट चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर, यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी के ऊपर। यानी यहाँ पे ये नहीं पता करेंगे कि लाइट बनी कैसे है, उसका नेचर क्या है, हम ये उसके कुछ लॉज पढ़ेंगे। आपको पता है लाइट्स के काफ़ी लॉज आपने 10th क्लास में स्टडी किए थे और 12th में भी स्टडी किए थे, वही चीज़ें अपने यहाँ पे देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है फर्मास लॉ, यानी कि फर्मा का नियम। बहुत ही अच्छा नियम है ये आपको ये बताता है कि आपके जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम जो आपने पढ़े थे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी या वो ड्राइव कैसे हुए थे, वो प्रूफ कैसे हुए थे, वो आए कहाँ से थे, वो किसने प्रूफ किए थे, फर्मास लॉ ने। यानी फर्मा के नियम से हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो पहले हम देखते हैं फर्मा का नियम है क्या। ये कहता है कि पहले तो देखो इसमें एक रफली नियम बनाया था, ये सही नहीं था, इसमें बाद में मॉडिफिकेशन हुआ था। तो पहले इसको रफली देखते हैं, इसका रफली क्या नियम था। तो ये कहता है कि जो लाइट है ना, उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो वो ऐसा पाथ चूज करेगी या ऐसा गमन चूज करेगी जो क्या हो, उसके लिए शॉर्टेस्ट हो। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचने में लाइट ये चाहेगी कि मेरा कम से कम टाइम लगे, यानी शॉर्टेस्ट टाइम लगे मेरा। तो ये होता है फर्मास लॉ। यानी कि लाइट है, उसको सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए कई सारे पाथ हो सकते हैं। ये कई सारे पाथ हो सकते हैं, बट फर्मास लॉ ये कहता है कि लाइट ऐसा पाथ चूज करेगी जो जिसमें टाइम क्या हो, कम से कम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम लगे। तो ये तो थी इसकी रफली स्टेटमेंट, बट बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ और इसमें ये बताया गया, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने के लिए उस पथ का अभिगमन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। द पाथ एक्चुअली टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम या लीस्ट टाइम। लेकिन बाद में से मॉडिफिकेशन होकर ये बनाया गया कि माध्यम में परावर्तन अपवर्तन के दौरान एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का अभिगमन में प्रकाश ऐसे पथ का चयन करता है, यानी ऐसे पाथ का चूज करता है जिसमें लगा समय या तो न्यूनतम हो या अधिकतम हो, यानी कि एक्सट्रीमम हो, यानी चरम हो। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम जो बनाया था, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे देखो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, इसमें आपको यही फील होएगा कि यहाँ पे क्या है, सबसे कम टाइम लगेगा ए से बी पहुँचने में। अगर यहाँ बहुत सारे पाथ बनाता हूँ मैं, तो फर्मास का मॉडिफिकेशन लॉ ये कहता है कि वो पाथ ए बी भी हो सकता है और वो पाथ ए डी बी भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है इसमें क्या लगेगा, न्यूनतम समय लगेगा, यानी कि शॉर्ट टाइम लगेगा, और इसमें क्या लगेगा,
अधिकतम समय लगेगा यानी मैक्सिमम टाइम लगेगा। तो लाइट ऐसे पाथ को चूज करते हैं जिसमें क्या वो चरम हो, वो न्यूनतम भी हो सकता है, वो अधिकतम भी हो सकता है, वो बीच का कुछ नहीं होगा, यानी वो मिनिमम हो सकता है या मैक्सिमम टाइम ले सकता है, बट मीडियम कोई नहीं लेगा, वो मिड टाइम कोई नहीं लेगा। तो ये इसका मॉडिफिकेशन लॉ था। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। द पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पाथ of minimum maximum time, or in other word path for which the time taken is extremum। एक्सट्रीमम का मतलब यही होता है या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, या न्यूनतम हो या अधिकतम हो, ठीक है, इसको चरम कहते हैं। इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कैसे राइट करेंगे। यहाँ पर डायग्राम ना रखा है मैंने जिसमें ये पॉइंट ए है, ये बी है। अब लाइट को ट्रैवल करना है ए से बी तक, तो यहाँ पे दो पाथ दिखा रखे हैं, एक तो ए सी बी और एक दिखा रखा है ए डी बी। हम एक बार शॉर्ट पाथ लेते हैं इसका, एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं या छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे ds पार्ट ले लिया, एक ऊपर ले लिया और एक नीचे ले लिया, ठीक है। तो इस ds पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये मान के चले कि इस रे की स्पीड या किरण की गति क्या है, v है, तो टाइम लगेगा उसको ds/v, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, यानी कि दूरी बटे वेग होता है। अब फर्मा का नियम ये कहता है कि टोटल टाइम की बात करें या कुल समय की बात करें तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होएगा, इसकी लिमिट बनेगी a to b, क्योंकि इनिशियल लिमिट क्या है इसकी a और फाइनल लिमिट इसकी क्या है, b है। तो a से b तक टोटल टाइम क्या होएगा हमारा, या तो एक्सट्रीमम होगा, मतलब या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। इन अदर वर्ड इट वुड बी एक्सट्रीमम, यानी कि चरम होगा। ये फर्मा का नियम है। अब हमें पता है, अगर आपने 12th क्लास में मैथ्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो एक्सट्रीमम के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते थे, यानी कि आपको ध्यान होगा मिनिमा मैक्सिमा वाले क्वेश्चन, यानी कि अधिकतम न्यूनतम वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, हम उसके लिए क्या करते थे, डेरिवेटिव करते थे, अवकलन करते थे। क्यों करते थे, चरम बिंदु निकालने के लिए या एक्सट्रीमम पॉइंट निकालने के लिए, या आपने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते थे क्रिटिकल पॉइंट निकालना या क्रांति बिंदु निकालना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो हम ये मानते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद हम ये मानते हैं उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जीरो के इक्वल हम वो वैल्यूज़ निकालते थे। तो यहाँ पे हमने इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिया, क्यों, क्योंकि हमें एक्सट्रीमम निकालना है, चरम निकालना है। अब यहाँ पे अगर बात करें निर्वात की, तो निर्वात में के लिए क्या होता है, जो लाइट की स्पीड होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, c के इक्वल हो जाती है। और आपको पता है यहाँ पे म्यू यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है ये। अब हमने क्या किया, यहाँ से c की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से अगर v को सब्जेक्ट बनाते हो तो v की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी c/μ। तो जैसे ही आप v यहाँ रखोगे इसमें, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, μ dc/c। इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव किसके इक्वल लेंगे, जीरो के इक्वल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि μ और c दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, यानी इनका डेरिवेटिव नहीं होएगा। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होएगा, s के रिस्पेक्ट होएगा, यानी दूरी का ही डेरिवेटिव होएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा और डीपली स्टडी करते हैं कि आया कैसे है। समांगी माध्यम के लिए, यानी कि होमोजीनियस मीडियम के लिए क्या होगा, समांगी माध्यम क्या होता है, जहाँ पे हर जगह कंडीशन एक जैसी रहे। ये नहीं कि थोड़ा सा पार्ट डेंस हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट लूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर जगह समान हो। तो न्यूनतम पाथ सरल रेखा होता है, इसमें ध्यान रखना है। समांगी माध्यम में लाइट जैसे मर्जी ट्रैवल करे, चाहे यहाँ पे देखो दो कंडीशन दिखा रखी है, डायग्राम में समझाया तो मैं कि एक P पॉइंट है यहाँ पे जिससे लाइट क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होकर Q पे पहुँच गई। एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा पाथ यहाँ पे क्या है, P से स्टार्ट होके D पे हिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर कहाँ पे पहुँच गया, वो Q पे पहुँच गया। यानी स्टार्टिंग कहाँ से पॉइंट हो रहा है इसका, P से, और एंड पॉइंट इसका क्या है, Q से। लेकिन जाने के दो तरीके हैं, एक तो है POQ और एक है PDQ। हमें ये बताना है कि इसमें लाइट कौन सा पाथ चूज करेगी, POQ चूज करेगी या PDQ चूज करेगी। तो फर्मास लॉ क्या कहता है, फर्मा लॉ ये कहता है कि पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम क्या लगे,
मिनिमम लगे, न्यूनतम लगे, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पी डी क्यू वाला पाथ चूज़ नहीं होएगा, यहाँ पे पी ओ क्यू वाला पाथ चूज़ होएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं डेरिवेशन क्या है, क्योंकि हम फर्मा का लॉ की उत्पत्ति कर रहे हैं, व्युत्पन्न कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, उसको डिडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए ओ बी यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर है, यानी कि गोलीय परावर्तक है। ये मिरर का इफेक्ट आता है, यानी कोई भी रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगी। इसके बाद सी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैं आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ कि जिस स्फीयर से हम मिरर या फिर मिरर को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं पी डी जो है ना वो यू के इक्वल है, डी क्यू जो है वो वी के इक्वल है, सी पी और सी क्यू, सी पी और सी क्यू इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस होती है वही इमेज की उसके मिरर से डिस्टेंस होती है। यानी कि मैं अगर शीशे के आगे खड़ा हूँ और शीशे में मेरी क्या दिख रही है, इमेज दिख रही है, यानी मिरर में इमेज दिख रही है, तो जितनी डिस्टेंस मेरी और मिरर की होगी उतनी डिस्टेंस क्या होगी, मेरी इमेज और मिरर की होगी। ये आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो सी पी और सी क्यू इक्वल होंगे और हमने इसको क्या मान लिया, डी मान लिया। सी डी हम यहाँ मान लेते हैं किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। मैंने डायग्राम में बना रखा, थोड़ा दिखा देते हैं, चलो। सी डी यहाँ पे किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ये मान लिया, ये सारी टर्म्स हमने एक बार कांस्टेंट मानी है। ओके, तो इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, रफली मैं बता देता हूँ कि पी डी का मीन्स क्या होता है, यू। पी डी का मीन्स यहाँ पे क्या है, यू है, और डी क्यू का मीन्स क्या है, वी है। यानी टोटल पाथ कितना हो गया, u प्लस वी। आपको इस पूरे डेरिवेशन में ये एनी हाउ एनी वे ये प्रूव करना है कि u प्लस वी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमम होना चाहिए, या तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। ये सारा डेरिवेशन किस लिए हो रहा है, ताकि हम ये प्रूफ कर दें कि u प्लस वी की वैल्यू क्या हो, एक्सट्रीमम हो जाए, यानी चरम हो जाए, यानी कि मिनिमा मैक्सिमम हो जाए, या फिर अधिकतम या न्यूनतम हो जाए। तो ये आपका टारगेट है। तो अपने देख यहाँ पे टर्म्स डिफाइन कर लिए हैं कुछ। इसके बाद आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है 2 बार। एक बार देखो, यहाँ देखते हैं सी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे। सी डी के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, सी डी एल लोगे। तो सी डी एल में क्या होगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर, यानी पीजी बाई पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारा रिजल्ट आ गया। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। सी डी की वैल्यू उन्होंने आर ली थी तो ये आर स्क्वायर हो गया। सी एल की वैल्यू देखते हैं क्या होगी यहाँ पे, सी एल, जिसमें सी क्यू और क्यू एल है। सी क्यू उन्होंने क्या लिया था, डी लिया था, और क्यू एल यहाँ पे क्या होएगा, क्यू एल यहाँ पे होएगा एक्स के इक्वल। हमने यहाँ पे क्यू एल एक्स के इक्वल लिया, देखो क्यू एल किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये हो जाएगा डी प्लस एक्स। एल डी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वाई के इक्वल, ये भी हमने लेट किए हैं। तो एल डी की वैल्यू यहाँ पे वाई है, तो ये दैट इज वाई स्क्वायर। अब पी डी की वैल्यू निकालते हैं। पी डी के लिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, पी डी एल लोगे, जिसमें देख लेते हैं पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। अब पी एल की वैल्यू देखो कैसे बनेगी, पी सी प्लस सी क्यू प्लस क्यू एल, पी सी दैट इज एक्स, सी क्यू दैट इज एक्स, एंड क्यू एल दैट इज डी। तो ये बन जाएगा, सॉरी, डी प्लस एक्स, मैं गलत बोल गया, डी प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2d प्लस एक्स। एल डी उन्होंने क्या लिया, वाई लिया, तो ये वाई स्क्वायर एस टी रहेगा। अब यहाँ पे देखो आपको यू स्क्वायर दिख रहा है। अब एक निकालते हैं हम क्यू डी वाला ट्रायंगल। क्यू डी के लिए कौन सा ट्रायंगल हो गया, क्यू डी के लिए आप ट्रायंगल लोगे क्यू डी एल, तो बाय पी जी टी क्यू डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। तो क्यू डी की वैल्यू डायग्राम में हमने क्या ली है, वी ली है। क्यू एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा पार्ट अपने एक्स लिया है, और एल डी अपने कितना लिया, वाई लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रायंगल चूज किए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल चूज किए हैं, एक तो चूज किया सी डी के लिए, एक चूज किया अपने पी डी के लिए, और एक चूज किया क्यू डी के लिए। तो ये तीनों ट्रायंगल में उन्होंने क्या लगा दी, पी जी डी लगा दी।
हमारा टारगेट क्या है, यू और वी है। यू और वी कहीं दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं, ये रहा यू, ये u है और ये v है। हम एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, यू स्केयर प्लस वी स्केयर एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यू स्केयर प्लस वी स्केयर जैसे ही ऐड करोगे, इट मीन्स आप ये दो इक्वेशन ऐड कर रहे हो, इक्वेशन ऐड कर रहे हो तो ये सिंप्लीफाइड करके जब आप इसको थोड़ा ऐड करोगे और ब्रैकेट्स ओपन करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट आर स्केयर प्लस डी स्केयर। आप इसको खुद करोगे तो हो जाएगा, कोई बिग, इट्स नॉट ए बिग डील। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। अब आर स्केयर प्लस डी स्केयर यहाँ पे क्या है, आर तो क्या था, सी डी था, सी डी की वैल्यू आर है, और डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पर सी पी और सी क्यू की वैल्यू थी, और दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये सारा पार्ट किसके इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, यानी इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया, कांस्टेंट के लेट कर लिया। इसके बाद हमें u प्लस वी निकालना है, तो यू स्केयर प्लस वी स्केयर की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास। कोई तरीका है जिससे u प्लस वी निकल जाए? बिल्कुल है, अगर हम u प्लस वी का होल स्केयर और u माइनस वी का होल स्केयर ऐड कर दें तो आपको देखो पता ही है, इसका ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आएगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस 2uv। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर माइनस 2uv। तो प्लस 2uv और माइनस 2uv दे वुड बी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u स्केयर प्लस वी स्केयर। यू स्केयर प्लस वी स्केयर हमारा कांस्टेंट था, वो किसके इक्वल था, k के इक्वल था। यहाँ 2 आ गया तो यहाँ पे 2k आ गया। अब हमारा टारगेट क्या है, u प्लस वी है, तो u प्लस वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस u प्लस वी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दैट मीन्स कि u माइनस वी को हम उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे और स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास u प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, या आपने कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2k माइनस यू माइनस वी का होल स्क्वायर। अब आप ये बात खुद सोचो कि u प्लस वी मैक्सिमम कब हो सकता है, u प्लस वी मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये टर्म क्या हो, 0। समझ आ गई बात? हमें u प्लस वी क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है, और ये वैल्यू क्या हो रही है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलेगा, लोवेस्ट रिजल्ट मिलेगा, एक कम मान मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी निकल सकती है जब ये पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी भी कुछ घटाना ना पड़े या हमें सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये पार्ट हमारा क्या है, 0 है। क्यों है, ताकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, एक तरफ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि u प्लस वी क्या हो, मैक्सिमम हो, और एक तरफ हमारे पास अगर मैक्सिमम करना है तो इसको क्या लेना पड़ रहा है, u माइनस वी को क्या लेके चलना पड़ रहा है, 0 लेके चलना पड़ रहा है। अगर u माइनस वी को हम 0 मान रहे हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है कि u किसके इक्वल है, v क्या, u किसके इक्वल है, u किसके इक्वल है, v के इक्वल है। यानी कि ये जो u प्लस वी था हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगी जब u किसके इक्वल होएगा, v के इक्वल होएगा। अब u और v इक्वल मानने पड़ रहे हैं, क्यों मानने पड़ रहे हैं, ताकि u प्लस वी क्या हो, मैक्सिमम हो जाए। तो अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, वापस इस डायग्राम पे आते हैं कि पी हमारे पास क्या था, u था, और डी हमारे पास क्या था, v था, और मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि u और v इक्वल है। तो ये तभी हो सकता है जब ये d पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाए, o पर, यानी कि दोनों लेंथ, ये जो PD और DQ लेंथ तभी इक्वल हो सकती है जब ये D पॉइंट कहाँ पर आ जाए, O पर आ जाए। क्योंकि आपको पता है ये रेड कलर की जो लाइन है ये इक्वल दिख रही है, तो ये U हो और ये V हो, तभी हम कह सकते हैं दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब U और V इक्वल हो रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या है कि शॉर्टेस्ट पार्ट PDQ नहीं है, शॉर्टेस्ट पार्ट POQ है, यानी छोटा पाथ जिसमें कम टाइम लग रहा है, कम समय लग रहा है, वो POQ है इंस्टेड PDQ। तो यहां से फरमा लो प्रूफ होता है। अब फर्मा के लॉ के एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट थे, क्या फायदे थे, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं फर्मास लॉ। तो इसमें सबसे पहले आता है फर्मा के नियम द्वारा परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति, यानी कि डेरिवेशंस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मास लॉ, फर्मास प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे, 10th क्लास का टॉपिक है, आपको पता ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही था
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होती हैं। यानी कि कोई किरण ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी सरफेस पे, वो ये नहीं कि आपकी तरफ मुड़ जाएगी या मेरी तरफ मुड़ जाएगी, वो इसी प्लेन में रहेगी। जैसे ये स्क्रीन देख रहे हो, ये प्लेन है, तो अगर कोई भी किरण या रे इस प्लेन में है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो इसी प्लेन में रहेगी, और इसका जो नॉर्मल है वो भी क्या रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा, किरण इधर उधर डाइवर्ट नहीं होएगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ था कि एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो मैंने लॉ बता दिए, बट ये आए कहाँ से, इनका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ हुए थे? ये प्रूफ हुए थे फर्मास प्रिंसिपल से। तो वो देखते हैं कैसे प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है समझाने के लिए। इस डायग्राम को समझते हैं। PQRS इस टाइप का प्लेन है, हॉरिजॉन्टल मान सकते हो आप इसको, और यहाँ पे AB जो प्लेन देख रहे हो वो ऐसे खड़ा है, यानी इसको स्टैंडिंग प्लेन कह सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको इसको मोबाइल से समझाता हूँ। PQRS तो इस टाइप का प्लेन है, और AB जो प्लेन है वो ऐसे है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रे आ रही है AOB से और AO-B से। मैंने दो रे दिखाई यहाँ पे, एक तो रे है यहाँ पे AOB, और एक मैंने दिखाई यहाँ पे AO-B। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि O पॉइंट है ना, वो तो इस स्टैंडिंग प्लेन के ऊपर ही है, लेकिन ये O डैश है ना, ये इस प्लेन पे नहीं है, ये थोड़ा आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। तो आपको दिख रहा होगा O पॉइंट कहाँ पर है, इस रेड प्लेन के ऊपर है। O डैश कहाँ पर है, O डैश रेड पे नहीं है, थोड़ा सा अपवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो दो पाथ है AOB और AO-B, इसमें छोटे छोटे पार्ट देखते हैं। पहला तो छोटा पार्ट देखते हैं AO, और एक हम देखते हैं AO-। तो दोनों में सबसे शॉर्ट कौन है, दोनों में सबसे शॉर्ट है AO, क्योंकि AO का पाथ कम है। ये कम क्यों है, क्योंकि आपको पता ही है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर कब होएगी, जब ये जो प्लेन है इसके क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। अगर पाथ थोड़ा सा भी स्लैंट हो गया, तिरछा हो गया, तो वो उसका पाथ क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्लियरली है, स्पष्ट है कि AO क्या है, AO- से छोटा है। इसी तरीके से BO- क्या है, BO से बड़ा है, या इन अदर वर्ड BO क्या है, BO- से छोटा है। यानी कि दोनों में स्मॉल वैल्यू कौन सी है, AO है और BO है। और फर्मास लॉ क्या कहता है कि पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें कम टाइम लगे, यानी कि शॉर्ट टाइम लगे। तो रे जो है ना वो AO-B को फॉलो नहीं करेगी, रे किसको फॉलो करेगी, AOB को। और AOB को अगर फॉलो करती है रे, तो इट मीन्स क्या प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। अब प्रूफ करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या था, इन सिंपल एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, यानी कि आपतित कोण किसके इक्वल होता है, परावर्तित कोण के। तो इसको समझने के लिए डायग्राम पहले देखते हैं क्या है। यहाँ पे AO क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। OB क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। एंगल I और R आपको पता है किसके रिस्पेक्ट बनते हैं, नॉर्मल के रिस्पेक्ट बनते हैं, अभिलंब के सापेक्ष बनते हैं। और हमने इस डायग्राम में ये मान लिया कि AO किसके इक्वल है, U के इक्वल है, OB किसके इक्वल है, V के इक्वल है। और ये कुछ टर्म्स हमने लेट कर लिए पहले से, AD M के इक्वल है, BC N के इक्वल है, और DO OC यहाँ पे पॉइंट्स हैं। और ये जो AD है ना, ये किसके परपेंडिकुलर है, DO के परपेंडिकुलर है, और BC यहाँ किसके परपेंडिकुलर है, OC के परपेंडिकुलर है। ये हमने शुरू में कुछ टर्म्स सेलेक्ट कर लिए, मान लिए, और ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। अब पहले तो देखते हैं कि इस रे को A से B तक पहुंचने में कुल समय कितना लग रहा है, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है टेकन बाय दिस रे। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, दूरी को किससे भाग देते हैं, वेग से, यानी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम।
तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है टोटल, AO प्लस OB के इक्वल है। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हम लेके चलेंगे लाइट की वेलोसिटी यानी कि c लेके चलेंगे यहाँ पे। अब डायग्राम में देखो AO किसके इक्वल है, u के इक्वल है, OB किसके इक्वल है, v के इक्वल है, और स्पीड क्या है, c है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब u को किसकी टर्म में राइट करेंगे हम, m की टर्म में राइट करेंगे। तो m की टर्म में कैसे राइट करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल है इसमें u क्या है, हाइपोटेनियस है, कारण है। m क्या है, m बेस है या परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा बेस है। कैसे बेस है, क्योंकि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होएगा, ये भी आई होगा। तो एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है या उसके साथ वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे cos थीटा, क्योंकि कर्ण और आधार के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ से देखो cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी यहाँ पे sec का ही आएगा। तो वी कैन से दैट कि जो u है ये किसके इक्वल है, m sec i के। इन सेम में OB किसके इक्वल है, v के इक्वल है, और v किसके इक्वल होएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा n sec r के इक्वल। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है चरम मान, एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू कैसे निकलेगी, हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होएगा, तो डेरिवेटिव आप ये मत सोचो किसके रिस्पेक्ट होएगा, आप बस कर दो, इधर तो हो जाएगा t के रिस्पेक्ट, और इधर हो जाएगा i के रिस्पेक्ट, और इधर हो जाएगा r के रिस्पेक्ट। तो अवकलन करने के बाद यहाँ आ जाएगा dt, m यहाँ और n, यहाँ मैंने पहले बोल दिया था यहाँ पे नियत है, कांस्टेंट है। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec i tan i, और फिर i का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे वो आ जाएगा di। इस तरह इधर sec r tan r dr, ये हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। एक्सट्रीमम के लिए हम क्या मानते हैं कि डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ पे ये सारी टर्म में जो जीरो के इक्वल रखोगे तो ये c तो कैंसिल हो जाएगा, c हो गया कैंसिल, क्योंकि जीरो के इनटू में चला जाएगा। बची ये टर्म, इसमें देखो ये वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड में लेके जाते हो तो इट वुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार ये इक्वेशन आ गई। एक और रिजल्ट देखते हैं इसमें यहाँ पे कि जो DO है और OC है, ये मैंने यहाँ पे क्या लेट किया है, कांस्टेंट लेट किए हैं। तो ये कांस्टेंट है, DO और OC को किस टर्म में राइट करेंगे, m और n की टर्म में राइट करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा था ये तो बेस है, तो ये फिर क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। अगर ये आधार है तो ये क्या होएगा, लंब होएगा। तो दोनों में हम क्या लगाएंगे, रिलेशन tan थीटा का लगाएंगे। तो DO की वैल्यू आएगी m tan i, OC की वैल्यू आएगी n tan r, और दे आर स्टिल इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, या फिर यहाँ कहेंगे ये कोफिशिएंट है, गुणांक है। tan का डेरिवेटिव हो जाएगा tan i का, tan i का डेरिवेटिव होएगा sec स्क्वायर i, और साथ में di आएगा, इधर sec स्क्वायर r dr आ जाएगा। ये अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ये टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही बहुत सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, sec i से पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर sec r से इधर पावर कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan i ओवर, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। चलो हमारे पास रिजल्ट आएगा tan i ओवर sec i इक्वल्स टू tan r ओवर sec r। तो जब आप इसको साइन और कोस में ब्रेक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन i इक्वल्स टू साइन r। अब साइन i और साइन r इक्वल कब होंगे, जब उनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई नॉन मेडिकल स्टूडेंट है या मैथ्स का कोई स्टूडेंट है, वो ये कह सकता है कि यहाँ पे सर हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो। आपको पता ही है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव होते हैं, तो इतना डीपली नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आई और आर है ना, वो हम क्या ले रहे हैं, एक्यूट एंगल ले रहे हैं, न्यून कोण ले रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा आर के। तो ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिए। तो आप इनके नोट्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको PDF दे दूंगा यहाँ पे और लिंक शेयर कर दूंगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, फर्मा के नियम से अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति, या
डेरिवेशंस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ड्यू टू फ्रॉम फर्मास प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी तक तो हमने रिफ्लेक्शन के लॉज प्रूफ किए थे, अब हम प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉ। यानी अभी तक तो हमने परावर्तन के नियम सिद्ध किए थे, अब हम करेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या थे। तो पहला नियम तो वही था जो परावर्तन के नियम में था, यानी कि जो हमारे पास रिफ्रैक्शन के लॉ वही थे जो पहले फर्स्ट लॉ वही है जो रिफ्लेक्शन का था। वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, या फिर इसको हम कहते हैं कि अपवर्तनांक निकालने का नियम या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का लॉ। वो ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन आई ओवर साइन आर के। यानी कि दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, यानी फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, दोनों के जो अपवर्तनांक होते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो साइन आई और साइन आर के इक्वल होता है। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो मीडियम फर्स्ट में स्पीड की लाइट u है, मीडियम सेकंड में स्पीड की लाइट v है, तो u और v का रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये स्नेल्स लॉ है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कौन सा, प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि ये सेम वैसे ही जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में कराया था कि आपको क्या देखना है, वापस से देख लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे AO शॉर्ट था AO डैश के कंपेयर में, यहाँ पे BO शॉर्ट था BO डैश के कंपेयर में। हमने ये कह दिया था कि फर्मास लॉ के अकॉर्डिंग पाथ क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए में शॉर्ट टाइम लगे। तो शॉर्ट टाइम तभी लग सकता है जब रे कहाँ से जाए, A और B से जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रे है ना वो ऐसे ना जाके जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम हो गया हमारा, और ये हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऐसे हो जाएगी, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो सेम वही कहानी है कि आपको ये बताना है कि ये पाथ और ये पाथ क्या है, शॉर्ट है। जैसे आपने पिछले डायग्राम में ये बता दिया था कि ये वाला पाथ क्या है, सबसे शॉर्ट है। तो उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रथम नियम है। सेकंड नियम देख लेते हैं कहाँ से आया, स्नेल्स लॉ बना कैसे है, कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हुई है या कहाँ से ये ड्राइव हुआ था। तो पहले इसके लिए डायग्राम समझते हैं। डायग्राम में क्या है, यहाँ पे दो मीडियम है जिसका फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। सेकंड मीडियम का या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। ये हमारा नॉर्मल है। AO हमारी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। OB हमारी रिफ्रैक्टिव रे है यानी कि अपवर्तित किरण है। N यहाँ पे अभिलंब है, नॉर्मल है। और हमने ये मान लेते हैं कि ये जो AO है वो किसके इक्वल है, U के इक्वल है। OB यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं V के इक्वल है। AC हम यहाँ लेट कर लेते हैं M के इक्वल है। और DB हम यहाँ पे लेट कर ले N के इक्वल है। ये सेम वैसे ही जैसे अपनों ने रिफ्लेक्शन वाले में किया था। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होएगी। तो यहाँ पे दो मीडियम है। फर्स्ट मीडियम में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होएगी v1 = c/μ1 और दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होएगी v2 = c/μ2। यहाँ पे हम ये नहीं मान रहे कि दोनों के दोनों वैक्यूम है, मीडियम दोनों अलग अलग है। हो सकता है एक वाटर हो, एक क्या कहते हैं डेंस वाटर हो, अलग अलग मीडियम मान के चल रहे हैं, एयर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और वो किस पे डिपेंड करता है, μ1 μ2 पे। अब पहले हम निकालेंगे टाइम। टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, दूरी को किससे भाग देंगे, वेग से, यानी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम। तो यहाँ पे देखो टाइम हम दो पार्ट में निकालेंगे। पहले तो देखो AO के लिए, AO की डिस्टेंस कितनी है, U है। v1 यहाँ से देखो कितना आएगा, c/μ1। फिर BO के लिए निकालते हैं टाइम। BO की डिस्टेंस कितनी है, V है। और v2 किसके इक्वल है, c/μ2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया।
अब u और v की वैल्यू किस टर्म में राइट करेंगे, m और n के टर्म में राइट करेंगे, यानी सेम वैसे ही है जैसे उन्होंने उस वाले पहले वाले टॉपिक में किया था, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में किया था। अब u और m के लिए देखते हैं हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी सेक यूज़ होएगा। कैसे यूज़ होएगा, ये हमारा क्या है, कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, और m जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेस है। बेस कैसे पता चलेगा, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, और एंगल के साथ वाली साइड यानी एडजेसेंट साइड क्या होती है, वो होती है बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस और बेस के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, या तो cos थीटा यूज़ करोगे या sec थीटा यूज़ करोगे। तो हमें तो u की वैल्यू राइट करनी है, तो u के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे sec i। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, m sec i, v की वैल्यू आ जाएगी n sec r। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा t आ गया। अब एक्सट्रीमम के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एज यूजुअल। तो t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा, c यहाँ पे कोफिशिएंट है, μ1 यहाँ पे कोफिशिएंट है, m भी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। डेरिवेटिव किसका होएगा, i के रिस्पेक्ट होएगा। sec i का डेरिवेटिव होता है sec i tan i और di। इस तरीके से sec r tan r dr। एक्सट्रीमम के लिए हम क्या मानते हैं, डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। यहाँ पे जैसे इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पर ये c कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब उसी तरीके से एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें CO और OD किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, नियत है दोनों, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में ये लेट कर लिया था कि सारे के सारे क्या फिक्स है। अब CO और OD यहाँ पे कांस्टेंट है, तो CO और OD की वैल्यू m और n के टर्म्स में कैसे राइट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करके। तो यहाँ पे देखो CO की वैल्यू और m की वैल्यू में क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लोगे आप, tan i लोगे। इन सेम में OD और DB के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो राइट करोगे, tan r यूज करोगे। तो यहाँ पे CO की वैल्यू आ जाएगी m tan i, C और OD की वैल्यू आ जाएगी n tan r, और दे आर स्टिल इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो m यहाँ पे कोएफिशिएंट है, tan i का डेरिवेटिव sec स्क्वायर i हो जाएगा, i का अगेन डेरिवेटिव होगा di हो जाएगा। इन सेम वे n sec स्क्वायर r dr, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ये टर्म हम कहाँ पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल होएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, sec i से यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, di से di कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, sec r से यहाँ पावर कैंसिल हो जाएगी, dr से dr कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे tan i और sec i को जब साइन और कॉस में ब्रेक करोगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, साइन i ओवर साइन r इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1, और इसको हम क्या कहते हैं, μ1 to 2। ये 1 to 2 का मीन्स क्या होता है, 1 to 2 का मीन्स ये होता है कि रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई है, यानी कि प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में उसने प्रवेश किया है। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, स्नेल्स लॉ। तो हमने फर्मास लॉ की हेल्प से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिटेक्ट किए हैं। कौन कौन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लेना, और नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट